सो जम्मू कश्मीर में मैं रह चुका हूँ और मैं वहाँ एक कुपवाड़ा में था। तो कुपवाड़ा में क्या होता है कि हम उनके चैनल और हमारे चैनल कम्युनिकेशन के वॉकी टॉकीज में कॉमन हो जाते हैं। तो वो पहाड़ों के ऊपर बैठे होते हैं। तो फिर हम उनको मजाक मजाक, और वो पंजाबी बोलते हैं जो उस तरफ के हैं। तो हम लोग भी पंजाबी थे, उसको पंजाबी में बोलते थे कि भाई तू आजा थल्ले आजा, आके बैठ के गल्ला करिए। तो वही लाइट वे में आप बातें करते रहते हो। तो बाकी तो जवाब क्या थे? जवाब कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। वैसे तो गेस्ट तो आपको पता ही है, कर्नल दीपक सहगल और करण सहगल के साथ आज का एपिसोड हमने शूट किया है। एपिसोड के अंदर मतलब बहुत सारे डीप डिस्कशन भी हुए हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ कुछ चीजें मुझे भी पता नहीं थी, अभी पता लगी है, तो जाके देखो। और एक चीज जो आपसे मैंने रिकमेंडेशन ली थी क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस भी काफी हद तक मैंने कवर किए हैं, उनके आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो भाई को एक लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जाओ वीडियो देखो। और एक चीज, अगर वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलो स्वागत करते हैं करण सहगल और कर्नल दीपक सहगल का। तो कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यू पे। और करण भैया, थैंक यू। करण ने अंकल सच में बहुत लेट किया, लिटरली बहुत लेट कर दिया। सारे काम लेट होते हैं बट हो जाते हैं। चलो मैं तो यही कहूंगा कि दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। तो चलो आज की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजें जाननी है। फादर सन का जो डीओ चल रहा है बेसिकली यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारी जनरेशन को बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मैं शुरुआत हम कर्नल साहब से करते हैं। सही जवाब। तो मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ ना, बिकॉज जो आज का यूथ है कहीं ना कहीं अपने गोल या फोकस से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। और आई थिंक यूथ को सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन एक आर्मी वाला बंदा देता है। तो आई थिंक यूथ जो है, मतलब आई वोंट से मिसगाइडेड है। मतलब उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या करना है। दूसरा, आज की तारीख में इतने आपके पेरेंट्स के साथ इतने प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर्स हैं, मतलब इतने टाइप के प्रेशर्स हैं, तो एक्चुअली दे गेट कंफ्यूज्ड। तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से बिकॉज हार्ड वर्क लीड्स टू एवरीथिंग ओवरऑल, राइट। तो आपने एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, यू नो, एवरीबडी कांट बी कि भाई मेरे को सब कुछ आता है। तो आई थिंक आपको एक फोकस लाना चाहिए। यू हैव टू मेक अ फोकस इन लाइफ। अपना एक गोल रखें और उसको फिर आप फॉलो करें। फ्रीक्वेंटली गोल चेंज ना करें। तो वो चीज वो तो होता रहता है, वो तो होता रहता है। नहीं, बट आई थिंक एट द एंड जो आपके लिए लिखा होता है ना, और जो आप अगर आप किसी चीज को ट्राई करते रहो वो आप अचीव कर ही लेते हो, चाहे उसको 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। बट फोकस नहीं, बट एक माइंड, मतलब मेरे जैसे बंदा, मेरा फोकस कम रहता है, बट देन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहता है, हाँ ये चीज़ होनी है होनी है होनी है। तो चाहे वो 6 महीने में अचीव करो, चाहे 1 साल में अचीव करो, अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, वो कभी ना कभी अचीव होगी और कैसे ना कैसे करके अचीव कर लोगे। क्योंकि मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ। अब कोई भी चीज़, कोई भी हमें अब जैसे सपोज मैंने मर्सिडीज ली, भाई मैं 8th क्लास से सोच रहा था कि मैंने ना लग्जरी गाड़ी लेनी है, और तब दूर दूर तक एक मतलब फैमिली में मुझे पता था कि मर्सिडीज नहीं आ सकती, चाहे पापा मुझे जितना मर्जी बोले कि तू मेहनत करेगा, वो पता था कि नहीं होगा, बट वो कभी गया ही नहीं थॉट कि यार मुझे एक दिन मैं बैठूंगा। और वही हुआ, 8th 9th 10th निकली, 11th 12th में चलो अच्छे नंबर नहीं आए, कॉलेज में गए, मैंने कहा 18,000 की नौकरी पे तो नहीं मिलेगी। फिर जो डेस्टिनी में लिखा था यही हुआ। उसके बाद हमने इस फील्ड में सोशल मीडिया 2014 में आई गॉट इनटू इट। तो मैंने सोचा ही था यार 14 में ऐसा, तब ये था कि हाँ ठीक है, इट्स फन है भाई, मतलब आपको कुछ नया चीज़ करने को मिल रही है, फोटोज डालने को मिल रही है और ये सब करने को मिल रहा है। बट देन वो विद टाइम, चाहे 2020 में लिए, मतलब कहाँ 12-13 साल सोचते रहा, बट कभी ये नहीं हुआ कि रोज़ ऑब्सेस हो रहा हो कि भाई कल लेनी है कल लेनी है कल लेनी है। बस वो कहीं ना कहीं माइंड में था कि ये अचीव करना है, और जब किस्मत में लिखा था और जब काम हो गया तो उस दिन अचीव कर, फिर यही थॉट आया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे टाइम पे प्रोफेशंस होते थे बहुत लिमिटेड होते थे। अभी जो है, जैसे मैं इसको बोलता रहा, मैंने कहा यार तुम अभी इंजीनियरिंग खत्म करोगे, एमबीए करो, कुछ सोचा है, मतलब व्हाट इज योर प्लान। तो एज अ फादर आप ये चीज पूछते हैं, राइट? तो एंड ही राइटली टोल्ड मी, ही सेज फादर आई हैव समथिंग इन माय माइंड। अब ये जो चीज इसके माइंड में थी हमने कभी सोची नहीं थी, ना अभी कभी हमने इसके बारे में ध्यान दिया था, ना हमें नॉलेज थी। तो इनफैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज जर्नी आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, यू नो, कि भाई विच इज अ वेरी बिग थिंग। एंड टुडे आई थिंक कि मतलब पेरेंट्स बोलते नहीं बेटा ये करो, आईआईटी करो, यू नो, डू दिस, व्हाई?
आप अगर एक बच्चे में अगर आप एक टैलेंट देखते हैं, चाहे कुड बी स्पोर्ट्स टैलेंट, कुड बी एनी टैलेंट, अब व्हाई डोंट यू अलाउ योर चाइल्ड टू डू दैट? और अगर आप वो एक अलाउ करेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चा उस फील्ड में खुश रहेगा, एक्सेल करेगा। और तो ये जैसे अभी 3 इडियट्स है या जो भी पिक्चरें हैं, ये बड़ी बड़ी आई थिंक बहुत अच्छी पिक्चरें हैं जो लोगों को, हम लोग सब देखते हैं लेकिन अपने रियल लाइफ में उसको इम्बाइब नहीं करते हैं। स्पेशली पेरेंट्स, मैं अपने लेवल के पेरेंट्स को बोलूंगा कि बच्चे सारे अच्छे हैं, आप खाली उनको ये चीज सिखाइए कि आपको जिंदगी में अच्छा इंसान बनना है, अच्छे काम करने, किसी का बुरा नहीं करना, दैट्स इट। आई थिंक अगर आप वो एम लेके चले तो एवरीथिंग इज बट कभी बीच में ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज करण इंजीनियरिंग की तरफ आपने कभी आप पुश किया हो, लेकिन आपको पता था कि करण का जो माइंड या फोकस है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या यूट्यूब की तरफ कुछ जाना है? अच्छा, बताया नहीं आपने? उनका फिक्स था 10th में, मतलब सबका फिक्स्ड होता था हमारे टाइम पे। तो 10th में अच्छे नंबर आए तो लड़का नॉन मेडिकल या मेडिकल लेगा, हाँ। बुरे नंबर आए तो कॉमर्स करेगा, आर्ट या कॉमर्स में चला जाएगा। नॉन मेडिकल ले लिया, अब बच्चे ने नॉन मेडिकल ले ली, इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग कर ली, या तो एमटेक करेगा या जॉब करेगा या एमबीए करेगा। तो वो चीज़ें चलती रही। और मेरा भी सेम था, मैंने एमबीए के लिए भाई अप्लाई करने वाला था मैं, मगर एमबीए फिर मैंने सोचा यार ये नई चीज़ आई है, देखते हैं। तो वो ट्राई में 6 महीने निकाल दिए, चलो 1 से हम 5 पे पहुंचे, और 6 महीने निकाल दिए, 5 से 10 में पहुंचे। तो वैसे करते करते कहीं ना कहीं 100% पे आ गए कि यार अब कर सकते। और ये साइलेंटली देख रहे थे, अब इनको पता था कि हाँ। और मैं तो ये कहता हूँ भाई 30 तक तो आपके पास लाइफ है अपने एरर्स करने की, ट्राई करने की। और तब मैं वैसे ही कितने साल का था, 2015 में मैंने खत्म करी है अपना, सोच मेरी मैथ्स में कितना हो गया? 15 मार्च में फिनिश कर इंजीनियरिंग, 15 में खत्म। तो मेरी एज क्या होगी, 18, 94 और 22, तो मैं भी 21-22 साल का। तो पढ़ाई भी कर सकते थे, नौकरी। ये है 22 साल में मैं ऑफिसर बन गया था, 20.5 साल में मैं आर्मी एकेडमी ज्वाइन कर चुका था, और 22 साल में मैं श्रीलंका में लड़ रहा था। और हम सोच रहे थे कि और हम सोच रहे थे, ये फैक्ट है। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बड़ा अच्छा करा या बुरा करा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने ये फील्ड कहीं ना कहीं से देखी। इट इज नॉट ये अभी बोल रहा है कि फील्ड मैंने देखी, बट इसने उस फील्ड को स्टडी किया, पूरा देखा। एंड देन हमें फन के लिए कर रहे थे ना, हमें पैसा। और मैं तो कहता हूँ आज के टाइम पे कोई भी प्रोफेशन फन के लिए करो, पैसा अपने आप आएगा। एक बात बताओ, उस टाइम ये फील्ड बाहर में चल रही थी, पर पैसा तो फिर भी नहीं था ना। पैसा देखो, हर एक चीज को पैसे से नहीं लिंक करना चाहिए। अगेन एक यूथ में ये चीज, मतलब वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि एवरीथिंग इज नॉट मनी। यू शुड फर्स्ट थिंक अबाउट जॉय एंड देन लिंक इट टू हार्ड वर्क। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप एजुकेट करते हैं, लिटरेसी करते हैं, फिर आप हार्ड वर्क करते हैं, फिर आपके पास पैसा आता है। बट एवरीथिंग इज नॉट मनी कि भाई मेरे को पैसे के लिए सोचना है, उसके लिए मेरे को ऐसे काम अगर आप करोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। वो बाद में पैसे के लिए तो हमें भी नहीं, हम तो पैसा था ही नहीं, हमने क्या सोचना था पैसा आना है। बट वो एक इंजॉयमेंट और एक कहीं ना कहीं आफ्टर 6 मंथ्स में होता है ना, 6 मंथ गोल लेके चले, आफ्टर 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं लगा हाँ अब थोड़ा बहुत हो रहा है, सस्टेन कर सकते हैं, फिर आप उस तरफ चलते रहे। बट 18-20 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा हमने कहा यही फील्ड ट्राई कर लेते हैं। बट जो अभी आपने बोला ना कि आर्मी 22 साल में आप ज्वाइन कर चुके थे, आई थिंक आर्मी एक ऐसा वो है फील्ड जहाँ पे प्रधानमंत्री ना 20-22 साल के लड़के को आके बोलता है कि देश की कमान तेरे हाथ में। किसी भी फील्ड या किसी भी से उसमें चले जाओ आप, 20-22 साल में आपको देश की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आप सही कह रहे हो, पर क्या है कि जब आप XNDA, जो NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें बच्चे 12th के बाद चले जाते हैं, 11th के बाद एग्जाम दे देते हैं, तो वो 18 साल के 17 साल के बच्चे हैं। उसके बाद उनकी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ऑफिसर बनते हैं। सो यू आर राइट कि मतलब देश की कमान आपके साथ जो आपके लड़के हैं, जो हमारे वीर सोल्जर हैं, जो लड़के हैं, उनकी कहीं ना कहीं जिंदगी आपके हाथ में है। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है देश का, और उनका आपको ध्यान रख करके, इसीलिए हमारी जो हिंदुस्तान की आर्मी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज। वाई? बिकॉज ये नहीं कि इक्विपमेंट बहुत अच्छा है या बेस्ट है, इट इज बिकॉज जो आपके लोग हैं, जो आपके लड़के हैं, वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में रह सकते हैं। मतलब मैं 4000 मीटर पर बिना कोई बहुत ज्यादा गर्म कपड़े लिए हुए, मेरे सारे लड़के मेरे साथ थे। और तब इतने इक्विपमेंट नहीं होता था जितना आज के टाइम पे थोड़ा तो बहुत। नहीं, हमारी न्यू रेजिंग थी तो इक्विपमेंट नहीं था। हम लोग पहलगाम में थे, यात्रा में थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे ऊपर पहाड़ों पे, और वहां पे मतलब मेरे को याद है कि चलते चलते मेरे लड़कों ने चाय बना दी थी। अभी लोग हैरान हो जाएंगे चलते चलते चाय कैसे बनती है,
तो बाल्टी के अंदर आप एक स्टोव रखते हैं, स्टोव अंदर जल रहा होता है, उसका पतीला होता है, चाय बन रही होती है। क्या और जब हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर एक लेक थी जो कि बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ थी उसमें पूरी। अब तगड़ी हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी, तो लड़कों ने बोला क्या करें, ठंड कैसे बचाएं? तो उन्होंने पत्थरों की दीवार बनाई ताकि पत्थरों की दीवार से हवा रुकी, हवा से काफी चीजें फर्क पड़ जाती है, और उसके अंदर हम लोगों ने रात निकाली, एक नहीं 3 रातें निकाली उस एरिया में तकरीबन। एंड वी डिड नॉट हैव, मतलब एक मेरे को याद है, मेरे पास एक जो नॉर्मल स्लीपिंग बैग हम लोग ले जाते हैं वो था, और 2 मतलब इट वाज स्लीपिंग बैग तो बर्फ पे ही लगा होगा। हाँ मतलब एग्जैक्टली, तो पत्थर थे, 4000 मीटर कम नहीं होता है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 12-13,000 कट करके कितना? हाँ 13,000 हमें सांस नहीं आती, सांस नहीं आती, सीरियसली हाँ, नहीं आती। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखो, और हम मतलब पहलगाम से ऊपर गए थे चढ़ते चढ़ते, तो इंडियन आर्मी का जो लड़के हैं, अभी आप इतने इंसिडेंट्स हैं, मतलब इतने आपके पास गलवान है, बाकी चीजें हैं, हमारे लड़के दिल से बहुत स्ट्रांग हैं, दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, मतलब हर एक चीज से बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो आज तक हमारा देश है, मतलब आई थिंक मैं एसएसबी में भी रहा हूँ, मैंने ऐसे मतलब इट्स अ वंडरफुल आर्मी जो हमारी है। ये ना मैं ऑडियंस के लिए बेसिकली चाहूंगा कि आप बताओ, बिकॉज काफी क्वेश्चंस मेरे पास में आए थे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आर्मी में, आपने कैसे ज्वाइन किया, लाइक एनडीए के थ्रू किया, कैसे कैसे एंट्री कैसे आई? तो आजकल क्या होता है कि आपके पास मेजर 3 एंट्रीज हैं, एंट्रीज काफी हैं मतलब, बट मेजर 3 एंट्रीज हैं कि एक आपका 11th-12th के बाद होता है, और एक आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, विच इज यू नो, सो उसको आप एनडीए कहते हैं, और इसको आप आईएमए कहते हैं, और एक शॉर्ट सर्विस एंट्री होती है। इसके अंदर और भी काफी एंट्रीज हैं, एक्स-एनसीसी से जिन्होंने सी सर्टिफिकेशन किया हुआ है, उनको भी डायरेक्ट एसएसबी दे देते हैं। कुछ यूपीएससी वाली एंट्रीज हैं, कुछ 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम्स हैं, मतलब काफी स्कीम्स हैं, बट मोटा मोटा है कि जो आप चाहते हैं कि एक बच्चा 11वीं-12वीं के बाद डिसाइड करे, एक बच्चा ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करे। सो आई वेंट आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने अपना बीएससी करी थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मेरे को जाने का बड़ा मन था, तो मेरे फादर आर्मी में थे, अच्छा, और वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, तो इसकी सेम स्टोरी है मेरे साथ भी, इसका सेम ही है। पहले ये सुना। तो मेरे फादर को बिल्कुल नहीं पता था, और मैं गुड़गांव में ही कॉलेज किया हुआ है मैंने, तो फादर ने मतलब मना कर दिया, नहीं 12th के बाद आप नहीं जाओगे। मैंने कहा चलो, मतलब हमारे लिए फादर, हम उस कमरे में नहीं जाते थे मतलब जिस कमरे में फादर किसी के साथ बैठे होते थे। एंड ये मेरी मतलब फाइनल ईयर डिग्री तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है, हम इतना उनका रिगार्ड करते थे। तो मैंने मदर को बोला, मैंने कहा देखो आपने मतलब 12th हो गया, मैं नहीं गया, तो आई हैव टू गो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं टेबल टेनिस खेलता था, और मैं मतलब स्टेट खेलता था ऑलमोस्ट, तो मेरा एक टूर्नामेंट आया जिसमें मेरे को जाना था। तो रिटन एग्जाम तो हमने आराम से पेपर भरा, दिल्ली में सेंटर आया, दे दिया और हो गया क्लियर। और मैंने मदर को ऐसे बोला कि एसएसबी के लिए जाना है। एसएसबी गए, देखा बड़ा टफ है एसएसबी, और खैर आई थिंक वी वर अबाउट 32, क्योंकि उस टाइम आजकल 2 स्टेज होती है एसएसबी में, उस टाइम हमारी एक ही स्टेज होती थी। तो हमने क्लियर किया, और 2 लड़के सिलेक्ट हुए, हम सिलेक्ट हो गए। मेडिकल हुआ, मेडिकल भी ठीक हो गया कि भाई खेलते थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब हम घर आए तो फादर को फिर हमने पैर छू के बोला कि जी सिलेक्शन हो गया, आप जा रहे दो। तो कहते यार तुम्हें मना किया था, तुम गधे हो, तुम जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो आई जॉइंड, बट आई वाज वेरी वेरी मोटिवेटेड, और मतलब एकेडमी में भी हमारा बड़ा था। एंड फिर मेरे को गार्ड्स रेजिमेंट मिली, जो गार्ड्स एक बहुत कलरफुल रेजिमेंट है। ओके। तो अभी आज की तारीख में गार्ड्स सारी मैकेनाइज हो गई है, मतलब पूरा, बट हमारे टाइम पे गार्ड्स इन्फेंट्री थी। तो मैं, और मेरी पहली पोस्टिंग श्रीलंका थी, तो मद्रास कैफे वाली मूवी, अच्छा, वो मूवी श्रीलंका उस पे, तो उसकी कोई किस्सा, कोई स्टोरी बताओ। बहुत स्टोरीज, मतलब स्टोरीज के बहुत रियलिटीज हैं जो हमने श्रीलंका में फेस करी है। सबको पता है आईपीकेएफ के बारे में, तो बहुत टफ था। तो बेसिकली जब मैं पहले गया वहां पे, तो मतलब एक बड़ा होता है कि जब आप पहली बार यूनिट में ज्वाइन करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ, और मैं मतलब जब था, तो फादर तो इतने अच्छी मतलब यूनिट थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप जाओ, मदर, छोटा ब्रदर है, हम 2 भाई थे, तो मदर का ध्यान रखो। फिर हम गए श्रीलंका, और हमें एक पोस्ट पे भेज दिया। आफ्टर दादाजी's डेथ बैक टू पोस्टिंग की, देश की सेवा। मतलब जो फर्स्ट आपका वो था पोस्टिंग, वो आपकी श्रीलंका में हुई थी? श्रीलंका में हुई थी, और जब मैं ट्रेनिंग, एक होता है कि आपको अपने सेंटर में जाना पड़ता है,
तो हमारा सेंटर जो गार्ड्स का है वो कामठी में है, नागपुर के पास। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मुझे पता चला डैड की डेथ हो गई, डैड बीमार थे 6-7 महीने से। तो मैं वापस गया, तो क्रिमेशन करके वापस श्रीलंका मद्रास में, क्योंकि मद्रास से हम लोग बाय एयर जाते थे श्रीलंका। तो वहाँ से गए और वहाँ से बट्टिकुलोवा करके एक जगह है जहाँ पे हमारे को जाना होता था। और बट्टिकुलोवा से आगे हमारी मतलब जहाँ पे मेरी पलटन डिप्लॉयड थी और पूरा था, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे हमको पोस्ट पे भेज दिया। तो पोस्ट पे एक हमारे सीनियर थे, तो हम वहाँ पे थे। तो इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, मतलब बट आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग जो आपने बताई है उस हाँ, समय तो पे क्या मेंटेलिटी थी कि अचानक से मतलब सीधा ज्वाइन किया और सीधा आपको वैसी वाली सिचुएशन में डाल दिया? तो पता है क्या है परम, आप लेके चलो कि जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपको सिखाया जाता है 1.5 साल में, मतलब हमारी ट्रेनिंग 1.5 साल की थी, जो उस ट्रेनिंग में आपको बहुत टफ बनाया जाता है। और टफ खाली फिजिकली टफनेस नहीं है, मेंटल टफनेस बहुत है। तो वो चीज काफी होती है। फिर वहां जाके आपके पास इतने लोग होते हैं उस कंपनी में जो आपको सिखाने के लिए, जो कहने को आप ऑफिसर हैं पर वो लड़के आपके साथ हैं, और वो लड़कों का एक्सपीरियंस 25-25 साल का है, तो वो आपके साथ हम उनको साहब बुलाते हैं। तो वो काफी चीजें आप उनसे सीखते हैं। एंड दे डोंट अलाउ, मतलब आप ऑफिसर होंगे, आप सीनियर होंगे, पर वो ये नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और आप उनको पता है गलत है तो वो बोलेंगे अच्छा कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उनको पता है लड़कों की जिंदगी इन्वॉल्व है इसमें। तो वैसे नहीं होता है। तो पहला इंसिडेंट मेरे ख्याल से जो पहला ऑपरेशन हुआ था, उसमें हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस वाले मतलब थे जो हमें इंटेलिजेंस देते थे। तो हम अपना जंगल शू, कॉम्बैट ड्रेस वगैरह पूरा पहन के, और वो हमारा वो लुंगी में था, तो वो लुंगी में अंधेरे में आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे पीछे, बिकॉज एक जगह पे जाके हमें एम्बुश लगाना था। तो एम्बुश का मतलब बेसिकली आप वहां जाके बैठ जाते हैं और आपको पता है कि यहाँ से इंसर्जेंट या मिलिटेंट आने वाले हैं। तो वो मतलब जिस तरीके से हम जंगल शू में चल रहे थे, वो लुंगी में चल रहे थे, रबर की चप्पल के साथ, ठीक है। तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन फैक्टर जो होता है। फिर वहां जाके हम बैठ गए, सुबह 4 लोग वहां आ रहे थे, एक AK-47 थी उस टाइम। अभी जैसे हर एक मिलिटेंट्स में AK-47 बहुत नॉर्मल हो गई, उस टाइम नहीं होता था। खैर हमने उनको वी किल्ड देम एंड तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन व्हिच वाज देयर। और फर्स्ट AK-47 मिली, तो फिर हमारे जो तब तो इंडियन आर्मी का भी AK-47 हाँ, नहीं अभी तब नहीं थी, तब इंडियन आर्मी का AK-47 नहीं थी, उनके पास AK-47 थी। बट वो उनके पास तो लाइक स्मगलिंग वाला तो वो कहीं ना कहीं तो रहता ही है। करेक्ट। आज की डेट में भी अगर आप देखो तो हमसे ज्यादा वो एडवांस चल लेते हैं उन चीजों नहीं में। ऐसा नहीं है, अभी तो खैर है। तब इंडियन आर्मी के पास इतने सप्लाईज नहीं होते थे ना, इंडियन आर्मी बस बोलते थे कि आप चले जाओ वहां जाके सप्लाईज। बट उस समय पे बहुत डिफिकल्टीज होती होगी, बिकॉज़ वैसा नहीं होता था। इक्विपमेंट था, बट ये नहीं था कि बहुत एडवांस इक्विपमेंट। AK-47 आ रहे थे, मतलब यू सी हाउ श्रीलंका हैपेंड कि आपका सडनली आप तो गए वहां पीस कीपिंग फोर्स पे थे, तो ये सब चीजें थी नहीं कि वो तो सडनली ये सारी चीजें हो गई पूरा। तो खैर दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेशन। उसके बाद हमारा मतलब फिर धीरे धीरे आप सीखते हैं चीजें, राइट, कि बैटल हार्डनिंग धीरे धीरे होती है आपके साथ। तो बट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बिकॉज आई थिंक आपका फर्स्ट था, तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, या कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हुआ, या बिल्कुल एकदम नॉर्मल? नहीं परम, एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और जैसे आप बोलते हैं ना कि डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, सबको डर लगता है। डर सबको लगता है, हाँ, सही तो बात सबको लगता है। बट अगर आप अपनी प्लानिंग ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस ठीक है, आपने काफी चीजें सीखी हुई हैं, काफी चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीजें खराब नहीं जाती हैं। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपका जो एनिमी है, कभी उनसे कुछ कम्युनिकेशन हुआ रिगार्डिंग सरेंडर करना या समथिंग लाइक दैट? सो जम्मू कश्मीर में मैं रह चुका हूँ, और मैं वहाँ एक कुपवाड़ा में था। तो कुपवाड़ा में क्या होता है कि हम उनके चैनल और हमारे चैनल कम्युनिकेशन के वॉकी टॉकीज में कॉमन हो जाते हैं। तो वो पहाड़ों के ऊपर बैठे होते हैं, तो फिर हम उनको मजाक और वो पंजाबी बोलते हैं जो उस तरफ के हैं। तो हम लोग भी पंजाबी थे, उसको पंजाबी में बोलते थे कि भाई तू आजा थल्ले, आजा आके बैठ के गल्ला करिए। तो वो लाइट वे में आप बातें करते रहते हो। तो बाकी तो जवाब क्या थे? जवाब कुछ नहीं बोलना, हम बीप बीप हो जाएगा। नहीं वो नहीं, चलो ऐसा है, वो गाली नहीं देते अगर आप गाली नहीं देते तो, पर आप वो तो चलो वो तो चलता रहता है, हम बताएंगे। बट वो है कि they are all on रेडियो सेट ना, तो एक्चुअल में तो लड़ाई हो नहीं रही। तो बोले कि आजा तो तेरे को देख लेंगे, हम तेरे को देख लेंगे, तो वही चलता रहता था। तो बट एक इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि एक एम्बुश में हम लोगों ने, ये जम्मू कश्मीर की बात है, तो एक एम्बुश में इनकाउंटर हो गया, शुरू हो गया, फायर फाइटिंग हो रही थी शुरू।
तो गांव को हमने घेर रखा था पूरा, और मिलिटेंट्स ऊपर से आ रहे थे, हमने उनको 3 को मार दिया था, एक कहीं मिसिंग था। तो जो मिसिंग था, तो हमारा एक स्टॉप लगा हुआ था, तो मैं वहां पे था, बैठा हुआ था। तो वहां से भी एक आदमी आया चलते चलते, उसने कहा कि अपना ऐसे मैं जा रहा हूँ, मैं तब वहां गोलियां चल रही है। तो उसको हमने देखा तो उसको गोली लगी हुई थी, तो वो मिलिटेंट ही था। तो ऊपर एक्चुअली वहां पे फिरन पहनते हैं, तो उसने क्या किया था कि नीचे गोली लगी हुई थी, ऊपर फिरन पहना, तो वो गोली लग के चल रहा था ताकि वो निकल जाए बाहर। तो खैर उसको उस टाइम पकड़ लिया और फिर उसको हवाले कर दिया पुलिस के। तो मिलिटेंट्स पुलिस के पास जाते हैं? हाँ, तो आपको उनको मतलब ट्रीटमेंट करी, ट्रीटमेंट तो वो ट्रीटमेंट करते ही करके हैं ना। आपने ट्रीटमेंट के बाद बट अथॉरिटी पुलिस आती है। हाँ, सो यू हैंड ओवर टू द पुलिस, मतलब आपका एरिया है बट आप उसको पुलिस को दे देते। स्विच टू करण भाई, हाँ जी आपके भाई। क्या उस समय पे सिचुएशन रहती है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक हर एक हिंदुस्तानी फील करता है कि जब लाइक मेरे अगर पेरेंट्स आर्मी में हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल अटैचमेंट या कुछ ऐसा फील होता था। पहली इमोशन तो होती थी प्राउड, कि फादर को जब भी यूनिफॉर्म में देखा ना, एक वो प्राउडनेस और एक वो गूज़बम्स आते थे कि, और तो 2 टाइप की यूनिफॉर्म्स होती है। एक होती है कॉम्बैट यूनिफॉर्म, जो ये लोग फील्ड एरिया में पहनते हैं, और एक होती है नॉर्मल जो सिविल टाइप, जो पीस एरियाज में होते हैं, वहाँ की यूनिफॉर्म अलग होती है। उसमें एक कॉम्बैट डे होता है, वो अलग दिन होता है। बट देन जब भी उनको कॉम्बैट यूनिफॉर्म में देखा ना, वो बूट्स पहन के और ये देख के, मैं तो कहा, मैं ये तो आज energy- तो कोई बंदा बुंदा मर के आया। ऐसी फीलिंग आती थी। बट देन हाँ, डिफिकल्ट होता था बिकॉज, एंड डिफिकल्ट सब मतलब पूरी फैमिली के लिए होता था। मदर के लिए अलग लेवल की टेंशन, कि बच्चों का अकेले ध्यान रखना है। हमारा अलग लेवल का होता था कि डैड अब, और गार्ड्स में डैड थे, तो इन्फेंट्री में होता है आपका ऑल्टरनेट होता है कि 3 साल पीस 3 साल फील्ड, मोस्टली यही होता है पैटर्न। तो जब व्हेन आई वाज बॉर्न तब हम देहरादून में थे, उसके बाद पापा की पोस्टिंग कहाँ आई थी? जम्मू कश्मीर। सीधा पोस्टिंग जम्मू कश्मीर आ गई। तो तब तो चलो होश नहीं था, पता नहीं होता, तो मदर को टेंशन होती थी। बट जब बड़े हो गए, अब फादर कर्नल बने, पापा चले गए मणिपुर, ठीक है। अब मणिपुर अगेन इज एन इंसर्जेंसी एरिया, तो वहाँ पे ये हमें बताते नहीं थे। हमें पता होता था कि वहाँ डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट ये जब कोई ऑपरेशन से जाके वापस आता तब हमें पता चलता था कि जी पापा गए हैं। क्योंकि अगर ये पहले बताता तो हम टेंशन लेते, तो जब चीज़ हो जाती थी फिर ये हमें इन्फॉर्म करते थे कि जैसा था मैं वापस आ गया सेफ एंड साउंड। तो वो स्ट्रेस रहता था, और यही होता था कि बीच में छुट्टी आते थे, 10 दिन छुट्टी आते थे, तब हमारा घर का देखना, स्कूलिंग, ये वो फीस वगैरह, बच्चे पढ़े, 10 दिन इसी में निकल जाते थे, और फिर वापस जाना पड़ता था। तो डिफिकल्ट तो था, बट देन आई थिंक वही एक मोटिवेशन रहती थी कि हाँ, फादर इज सर्विंग द नेशन। तो एक्चुअली जब कहते हैं कि चलो इन आर केस तो है, बट जब आप कहते हैं कि पूरी फैमिलीज जो हैं वो कमिटेड पार्ट हैं, इट इज तो बिकॉज आप इमेजिन करिए जो भी उस फैमिली का जो हुज इन द आर्मी, वो बेचारा ही सर्विंग ऑन द, उसके घर में कहीं लैंड प्रॉब्लम है, कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो कितनी मुश्किल से मतलब वहां देश की सेवा कर रहे हैं, वहां फायरिंग है, और यहाँ पे उनके घर में भी अगर प्रॉब्लम हो, मतलब न्यूमरस जो प्रॉब्लम नॉर्मल हर एक के तो लिए 15 दिन की वो छुट्टी आती भी थी, वो भी घर के काम करने में निकल जाती। तो वही होता था, 15 दिन की छुट्टी में आप कितना काम कर लोगे? फैमिली टाइम तो है ही नहीं, बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो चाहे पूरा 1 साल वो छुट्टी से वापस, 1 साल में एक बार के लिए छुट्टी के लिए आ भी रहे, बट देन ही इज ऑल अबाउट कि अब ये काम रह गया, ये घर का ये काम देखना, बच्चों का ये देखना, तो वही निकल जाते थे। सबसे मुश्किल काम पता क्या था परम? आगे पता करना कि पीछे से क्या ड्रामे कर क्या रहा है। ड्रामे कर रहा है, गर्लफ्रेंड्स कितनी है, नहीं, अभी आके ना आपको पता ही नहीं चल रहा कि कर क्या रहा है। कर क्या रहा है। मैंने इसको एक बार आई थिंक 8th में बोला, मैंने कहा बेटा देखो, ये मैं एक लिख के दे रहा हूँ कि ना 4 साल तक पढ़ो और पूरी उम्र ऐश करना। अभी मुझे पता क्या बोलता है, कहता है देखो मैंने उस टाइम पढ़ा, अभी भी मैं ऐश कर रहा हूँ। पापा मैंने वो 4 साल भी ऐश करी है, मैं अभी भी ऐश कर रहा हूँ। बट वैसे जैसे करण ने बताया कि आप तो लाइक अपने रेजिडेंस में उसमें रहते थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारे इमोशंस या कुछ ऐसा फील होता होगा। पता है परम, जब मैं मतलब शुरू में तो आप पता है, एक बार आप अपने लड़कों के साथ हो और आप देश की सेवा कर रहे हो ना, आपको ये चीजें, और उस टाइम फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कुपवाड़ा में था तब भी मोबाइल नहीं थे, श्रीलंका में तो थे ही नहीं। तो मतलब मेरे को अगर इनसे बात करनी होती थी तो मुझे 2 घंटा एक एंटी माइन व्हीकल में आना पड़ता था, ठीक है ना, कि उसके अंदर बैठ के आप आ रहे हो और आगे पता चलता है एसटीडी बूथ खराब है कुपवाड़ा में, ठीक है ना। तो जब तक मोबाइल नहीं था तब तक आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। चिट्ठियां जब तक पहुंचती थी, मतलब पेपर हमारे पास 5-6 दिन बाद आता था, ठीक है ना। तो मोबाइल के बाद हो गया कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, आपको पता है क्या चीजें चल रही है। तब तक पापा रिटायर। तो मतलब यू कैन से कि वहां पे इतना आपका डिवोशन आपको चाहिए, इतना आपको
कि आपको शायद फैमिली का ध्यान नहीं रहता है। ये बिल्कुल आपने आई थिंक ट्रू बोला है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब एक जवान तैयार होता है मिलिट्री के लिए तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका माइंडसेट एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। बट फौजी जो रहता है कहीं ना कहीं वो ऑफ ड्यूटी कभी पूरी लाइफ में नहीं होता। Correct. जब तक वो अपने काम पे रहेगा तब तक वो वहाँ का सारी चीजें मैनेज करेगा। Correct. घर आने के बाद चाहे 10 दिन की छुट्टी आ रही है, 15 दिन की छुट्टी आ रही, वो फिर घर के काम करके उसके बाद फिर वापस से वही वर्किंग स्टाइल। Correct. तो उनकी मेंटालिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते थे एज एन ऑफिसर, ये हमारी बड़ी अहम जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लड़के आपके नीचे हैं वो मेंटली खुश रहे। मतलब आपको उनका पूरा खुशी देखनी है। खाना पीना इज फाइन, दैट इज फाइन कि खाना अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, बट ये बहुत जरूरी है एज एन ऑफिसर कि जितने आपके लड़के हैं कि वो घर में उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई घर का प्रॉब्लम है तो आप उसको, अगर वो जाना चाहता है तो आप उसको रोके नहीं। मतलब देयर आर न्यूमरस थिंग्स। अगर वो मेंटली खुश है तो वो आपकी देश की, मतलब हमारी पूरी उस देश की सेवा, उस एरिया की सेवा पूरा ढंग से कर सकता है। ये चीज है, ये चीज कहीं ना हमारे अंदर भी है। जब भी आर्मी का या नेशन का जो सर्व करते हैं फौजी, तो एक ना रेस्पेक्ट जो आती है ना मन में, वो एक अलग ही लेवल की आती है। हाँ, तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पर ओवरऑल कंट्री में ये और ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज कई जगह मैंने ये सुना है कि भाई किसने बोला था, हमने बोला था जाने के लिए फौज आर्मी में, आर्मी में, ठीक है। पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं भाई, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो सारे कर सकते हैं पैसा कमाने, सब चले जाएं, सब चले जाए, ठीक है ना। जान की जो कीमत है कोई नहीं लगा सकता, नहीं ठीक है लगा ना। जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे जो मर्जी बोल दे। आपको ये चीजें जब आप सुनते हो तब आपको दुख लगता है। अब मेरे को याद है कि मेरे एक मासी जी थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनकी कोई जमीन था, प्लॉट था, वो आर्मी में नहीं थे, पर मैं छुट्टी पे गया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। तो जब मैं वहां गया, मैं कॉम्बैट ड्रेस में गया वहां पे, तो जब आपको ऐसे लोग वहां से कोई पैसा मांग रहा है कि नहीं जी ये काम करनी है, फाइल निकालनी है जी, बहुत नीचे पड़ी है फाइल, देन यू फील वेरी बैड अबाउट इट। तो खैर, तो ये चीजें, मतलब लोगों के मन से रिस्पेक्ट, आप हर एक फौजी को वो मत समझिए कि पैसे कमा रहे हैं, अपने घर के लिए कमा रहे हैं। मतलब वो भी हो सकते थे, वो भी बाहर हो, वो आप उनकी जगह हो सकते थे। वो बहुत जरूरी है, आपको उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे को पता क्या लगता है, जैसे आई एम बिलोंग लाइक टियर 2 सिटी, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब आर्मी या फौजी की बात आती है तो एक रेस्पेक्ट का लेवल अलग हो जाता है, ठीक है। और जब वो बंदे अपने जो नेशन को सर्विंग कर रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आज के यूथ में अभी भी है। मेरे टाइम पे होता क्या, मेरे पापा मेरे को कभी भी ना 4 बजे के बाद तो सोने नहीं देते थे कि भाई उठ जा। और आज भी जो ऑडियंस जो इस एपिसोड को देख रही होगी ना, वो इससे रिलेट कर पाएगी कि 3 बजे ना गांव का लड़का दौड़ लगाने चला जाता है कि भाई तू जा। उनका एक ही टारगेट रहता है कि भाई आर्मी आर्मी आर्मी, मिलिट्री। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपके थ्रू ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको आर्मी में जाने का मौका, देखो अच्छा, मौका नहीं मिला या किसी भी रीजन बस आप फिजिकली या मेंटली आपका नहीं हो पा रहा, तो उसके अलावा भी आप देश की सर्विस कर, देश के लिए सर्व कर सकते हो अपनी लाइफ को। बहुत सारे, जरूरी नहीं कि आप आर्मी में जाके करोगे, तो आप वहां पे थोड़ा सा मोटिवेट करो कि अगर जो सेलेक्टेड नहीं हो पाते हैं, वो पता क्या करते हैं अंकल, क्योंकि मैं उस गांव से हूँ कि मैंने लाइक जो मेरे काफी सारे फ्रेंड हैं, तो कहते हैं यार सिलेक्शन नहीं हो, अब क्या करेंगे, हम गांव में खेती कर लेंगे। मैं उनको ये चीज समझाता हूँ कि भाई इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक चीज हर एक जने को नहीं मिलती है। तो देयर आर बहुत ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप बाई चांस आर्मी में नहीं जा सकते, और कई तरीके हैं देश की सेवा करने के लिए। मतलब चाहे आप उसको गार्ड्स ले लीजिए, सिक्योरिटी एजेंसीज ले लीजिए, आप आईटीबीपी ले लीजिए, बीएसएफ ले लीजिए, मतलब सीआरपीएफ, बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो कहीं ना कहीं अपना आप मन को वो मत करिए कि भाई मन को, बिकॉज मन को करने का फायदा नहीं है। अभी छोटा सा चीज है, किसी का फ्लैट फुट है, मतलब आप मेडिकली नहीं जा सकते हैं, आप में बाकी सब काबिलियत है, तो वो आप कुछ उसका कर नहीं सकते हैं, राइट। तो इट इज, मतलब आप डीमोटिवेट होके घर बैठ जाएं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन टू इट। आप मतलब कुछ करें, आपके माँ बाप नहीं तो आप डीमोटिवेट होंगे, आपके माँ बाप डीमोटिवेट होंगे, पूरा फैमिली डीमोटिवेशन में है। तो वो मतलब मेरा आई थिंक यूथ से एक सिंपल सी बात है, दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। हर चीज का। और दूसरा, ये कहना आसान है, मुझे पता है, क्योंकि मैं कहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नेगेटिव नहीं रहा हूं, बट आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंडसेट वैसे करें। हाँ ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा उस टाइम नेगेटिव रखते हैं तो आप अपना माइंड थोड़ा सा चेंज कर लीजिए।
सो यूथ तो आज की डेट में यूट्यूब की तरफ ज्यादा जा रहा है या सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहा है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू लाइक करण को लेके कि ये डिसीजन सही था? ये मुझे बिकॉज ये जवाब मुझे भी जानना है ना, बिकॉज होता क्या है ना, अब तो करण Genuinely ऑलरेडी बताना। एक बेंचमार्क कंप्लीट कर चुका है। हाँ। बट जब इस तरफ जा रहा था तब आपके क्या थॉट थे? बिकॉज आप आर्मी से हो तो आपकी मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं तो शुरू में तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को था कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है क्या अच्छा मतलब ये है क्या, ठीक है। तो देन फिर मैंने एक बार, आई थिंक मेरे को याद है, शायद करण को भी पता नहीं, मैंने नहीं बताया, एक दिन मैंने इसको सुनते हुए मतलब किससे बात करते किसी से बात करते हुए, किसी एजेंसी से बात करते हुए सुना। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, मतलब क्योंकि मैं अभी कॉर्पोरेट में हूँ, तो मतलब आर्मी छोड़े हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं, तो मैंने दोनों लाइफ्स देखी हैं। तो मैंने साउथ की ऐसे बात कर रहे हैं एजेंसी से किसी, मैंने कहा वाह ये भी तरीका है जो मैंने कभी नहीं सुना था इसका। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत इम्प्रेस्ड। एंड मैं बताता हूँ, पेरेंट्स ना कहीं मतलब अभी भी इनके माइंड में टेंशन रहेगी, बट जिस दिन एंड वो कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स, मतलब काफी लोग पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करा। भाई कन्विंस मत करो, अपना काम करते रहो। पेरेंट्स बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा कि जब देखेंगे हाँ यार ये तो 6 महीने हो गए इसको ये चीज़ करते हो, 8 महीने हो गए ये चीज़ करते हुए। बट देन एक टाइम आएगा ऐसा जब पेरेंट को दिख जाएगा कि इसने ये अब कुछ कर रहा है, ये इसने कुछ अचीव करा है। एंड दैट मे नॉट बी मनी, दैट माइट, मतलब पैसा भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, पर्सनैलिटी भी हो सकता है। जो इन्हें सुना मेरे फ़ोन पे बात करते हुए, एक पर्सनैलिटी थी। तब मेरी अचीवमेंट कुछ नहीं थी, बट उन्होंने देखा कि हाँ ये जो चीज़ कर रहा है इसकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, ये अच्छे से कर पा रहा है, इसकी जैसी बातचीत से पता चल रहा है। तो एंड वो पेरेंट को अपने आप ही दिख जाएगा कि एक पॉइंट आएगा कि हाँ, कि पेरेंट नोटिस कर लेगा हाँ यार अब इसको बोलना बंद कर देता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, अब ये कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगा। तब तक करते रहो एंड अपने आप पेरेंट्स समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ अचीव कर रहा है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा इससे लाइवलीहुड है या कुछ है, मतलब जो मतलब आप कर रहे हो। फिर धीरे धीरे then when I came to know about it, तो then I was quite happy। जब वो बिल देखने शुरू बिल देखने कमाई हो रही है। अभी आपने ना एक वर्ड बोला कि जब टाइम आए, तो आपको कब फील हुआ कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, कि अब मैंने इतना कर लिया, मेरे को इसी तरफ ग्रो करना है? यार सो मैं एज एन इन्फ्लुएंसर अगर मैं बात करूँ, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा, बट मैं इस फील्ड में 2014 से मैं PR और सोशल मीडिया में घुस चुका था, नॉट एज एन इन्फ्लुएंसर बट एज फोटोग्राफी, मैनेजिंग और ये सब करना शुरू कर दिया था मैंने। तो आई स्टार्टेड इन 2017, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार सोशल मीडिया है, हमने सीख तो काफ़ी लिया पिछले 4 साल में, अब क्या करें। तो मैंने कहा यार खाना मुझे पसंद है, और खाना अगर पैशन हम इसको कंटेंट में बना दें तो बढ़िया हो जाएगा। और तब फूड ब्लॉगिंग बहुत कम होती थी। तो हमने कहा करण सहगल क्या करना है, जेब में कितने पैसे हैं? जेब में हमारे थे 500 रुपये, 500 भी नहीं थे तब, थोड़ा बहुत सेविंग थी, बहुत कम सेविंग थी, और पापा से थोड़े बहुत, मैं 3-4 हज़ार रुपये महीना मिल गया, ठीक है। हमने कैलकुलेशन करी ये हमें फूड ब्लॉग बनाना है, फ़ोन हमारे पास है वीडियो शूट करने के लिए, एक फूड ब्लॉग बनाने में कितने पैसे लगेंगे? 60 रुपये की मेट्रो, ठीक है, 100 रुपये का खाना है, 150-200 रुपये का खाना है, एक बंदे का खाना कितने का आएगा? 300 रुपये, मगर 300 रुपये में एक ब्लॉग शूट हो रहा है। तो ये मैंने मैच करी, मैंने कहा यार फूड ब्लॉग करते 6 महीने करेंगे, अपना एक पैशन फॉलो करेंगे, अगर 6 महीने के एंड में कुछ पैसा आ गया तो हम इसको 6 महीने और करके चलेंगे। तो मैंने 6 महीने का प्लान बना लिया, जगह आइडेंटिफाई करी, हफ्ते में 3 दिन फूड ब्लॉग शूट करने शुरू करे, और 6 महीने सोचा नहीं भाई, मैं ये कह रहा, मैं ये नहीं कि एक वीडियो डाली यार व्यूज़ नहीं, यार काफ़ी लोग करते हैं कि एक वीडियो डाल दी यार व्यूज़ नहीं आया, क्या करें। मेरे दोस्त होते हैं जिन्होंने नया नया यूट्यूब शुरू करता है, यार 6 वीडियो डाल दिया व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या करें भाई। 6 महीने बिना सोचे समझे क्या रिजल्ट आएगा। हाँ, रिसर्च पूरी करी कि यूट्यूब पे देखा कि ऐसी कौन सी वीडियो तो चलती है बढ़िया, वैसा हमने शूट कर दिया विदाउट सीइंग कि एक दिन में कितने व्यूज आ गए। आज के टाइम पे हम थोड़ा बहुत सोचने लग जाते, तब बिल्कुल नहीं सोचा कि यार देखी जाएगी, कोई ना कुछ हारने को है ना जीतने को है, ठीक है, ऐसी बात थी। तो 6 महीने करा, 6 महीने के एंड में हमने हिसाब लगाया, मैंने यूट्यूब से कितनी इनकम आई, व्यूज से कितने आए, ब्रांड डील से कितने आए। तो हमने देखा हाँ यार पैसा तो आया। फिर थोड़ी और एनालिसिस करी कि यार मेरे व्यूज़ अगर आए, मेरे इतने सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि मैंने लोगों के फिर मैं देखा कि जिन जिन अकाउंट के मेरे जितने व्यूज़ आए हैं उनके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े गए। ऐसा क्या मिसिंग है, कनेक्ट नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने देखा यार फूड ब्लॉग्स में कनेक्ट नहीं है ऑडियंस के साथ, और इनकम भी मैंने देखी, मैं कहा फूड ब्लॉग्स में ब्रांड कितने आ रहे हैं, बाकी उसमें कितने ब्रांड्स आ रहे हैं, अगर मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग करूँ ये करूँ वो भी देखा। मैंने कहा यार फूड ब्लॉग में तो नहीं बन रही बात, लोगों को पसंद आया बट वो ना ग्रोथ नहीं दिखी। तो 6 महीने बाद मैं सोचा अब क्या करें, तब मोटो ब्लॉगिंग चल रही थी। फिर लाइफ में 2-3 चीज़ें थी, आर्मी, बाइक चलाना, खाना खाना, ये 3 चीज़ें थी। जिमिंग रह गई थी, वो हमने बाद में शुरू करनी पड़ी खाना खाने का। तो बाइक का शौक आया,
मैंने कहा पापा, और मेरे पास 12th में बाइक थी, तब भी मैंने रो धो के बाइक ली थी, 6 महीने में मेरा एक्सीडेंट हो गया, बेच दी। और अभी मैं 24-25 साल का, मैंने कहा पापा बाइक ले लेते। पापा पैसे कितने? मैंने कहा है थोड़े बहुत, बाइक की कुछ ना कुछ किस्त आ जाएगी। तो फिर मैंने थोड़े बहुत पैसे थे, यूट्यूब का कैलकुलेशन था ही कितनी कमाई होगी, मैं कहा पापा बाइक ले लेते हैं। तो बाइक हमने देखी, बाइक थी तब 6.5, पहले शुरू हुआ मैं 4 लाख की बाइक से। फिर मैंने देखा पापा 4 लाख है, लाख रुपए पड़ा है मेरे पास, इतना कुछ पड़ा होगा, बाकी लोन ले लेते हैं, देखी जाएगी, इतना तो यूट्यूब से आ ही जाएगा। 4 का 6 हुआ, 6 की 8 लाख पे बाइक पे पहुंचे। मैंने कहा पापा 8 लाख हो गए, अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मैंने कहा इनसे मेरा मतलब मेरा शुरू से ये रहा है कि अगर पापा ने पैसे दे दिए ठीक है, पॉकेट मनी, उसके अलावा, और मैं पॉकेट मनी बचा लेता, कॉलेज में 5,000 मिलते थे, वो भी मैं बचा के रख लेता था अपने पास। तो मैंने कहा भैया किस इसको मैंने कई बार बोला, मेरे से कहा तू मेरे से पैसे ले ले, इसने कभी वो उस सिस्टम में नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने भाई कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए कि जी अगर 100 रुपये मिल रहे हैं, 50 में गुजारा करना ही करना है। तो ऐसे करके मैंने कहा भाई बाइक लेते हैं, 1,00,000-1.5 लाख जो पैसा बढ़ा था बाइक वो कर दिया। लोन पास कराने में मदर के साइन चाहिए थे, क्योंकि तब छोटे थे, इनकम थी नहीं, मदर के साइन का मैं किस्त मैं भरूंगा। तो भाई ऐसे करके अगले 6 महीने हमने मोटो व्लॉग करे और ग्रोथ हो गई। दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया। वही मैं कहता हूँ ना, बुरा हर चीज, आपने जो बात बोली, अगर कोई कुछ बुरा हो जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना। राइट भाई मेरे 6 महीने में तो मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मेरा हार्ट टूट गया, मेरा गए पैसे, गए मोटो व्लॉग। फिर मैं सोचा अब क्या करूँ, तब मैं सोचा चलो फैमिली को ले आते हैं। तो धीरे धीरे मैंने घर वालों के साथ व्लॉग करे, वो लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि जो किस्मत में लिखा था कि यार मोटो व्लॉग नहीं चल रहे, मोटो व्लॉग व्यूज अच्छे आ रहे थे, लोगों को पसंद आता, बट जो किस्मत में था ही नहीं वो था ही नहीं। हार्ट टूटा, उसके बाद मैंने कहा चलो पापा के साथ व्लॉग करते, उनको फैमिली का कनेक्ट पसंद आया। जैसे केएस आर्मी की एंट्री हो गई है ना। You were one of the first people to get family vlogs. हाँ, तब कोई नहीं था, तब बहुत कम थे आई थिंक। ये आपने फैमिली में लाइक लॉकडाउन में बहुत किए। वो तो पिकअप करा था, वो तो पिकअप था वहां से। पर मैं ऑलरेडी पापा को 2019 में आई थिंक, जब मेरा 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, 2019 में पापा के बर्थडे के टाइम मैंने एक पेन खरीदा जाके ना, जब मेरा हाथ ठीक हो गया। मतलब नहीं, उससे पहले, सॉरी एक मिनट, सबसे पहला इंसिडेंट हुआ मैं मदर के लिए फोन लेने गया। मेरे पास यूट्यूब इनकम इतनी जमा आ गई, पहली बार आई, नहीं तो हमेशा ना $100 $200 रह जाती थी। इस बार अच्छा खासा पैसा है, मैं कहा फोन लेके आता हूँ मदर के लिए, और वो मैंने पैसे विड्रॉ नहीं करे थे। तो मैंने फोन लिया, मैंने मम्मा को दिया, लोगों को पसंद आया मम्मी का रिएक्शन। फिर पापा का बर्थडे आया, मई जून जुलाई, उल्टा हो गया यार, मैं स्टोरी गलत हो गई। नहीं, पहले मम्मा का बर्थडे पहला था। नहीं, मम्मी का बर्थडे बाद में, पर फोन मैंने मदर्स डे पे पहले लिया। अच्छा, ओके। वो कट करके सीधा पापा, फिर पापा का बर्थडे आया, मैंने कहा पापा को क्या गिफ्ट दे। फिर मैंने कोई रिसर्च करी, व्लॉग बनाया, एक दुकान पे गया, वहाँ पे बहुत सारे पेन दिखाए, एक 4,000 का पेन मैंने लिया, पापा को भी व्लॉग में इंट्रोड्यूस करा दी। भाई उसके बाद से लोग कहते फैमिली को लाओ। फिर 2019 पूरा फैमिली को ट्राई करा, बाइक चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी एक्सीडेंट के बाद, बस फिर ऐसे हमने 2019 निकाला, लोगों को पसंद आया। फिर आया लॉकडाउन, फिर तो भाई ना हमने तब पैसा देखा ना कुछ, पैसा आता रहा, और वो जो किस्मत में लिखा होता कि फैमिली व्लॉग्स लोगों को देखने हैं, फैमिली व्लॉग्स देख रहे और लोगों को पसंद आया। कहीं ना कहीं वो बहुत कनेक्टिव करते थे वो व्लॉग्स, भाई स्पेशली मैं बहुत देखता था। हमारे घर में ऐसे होता रहता है, हमारे घर में जो ये ज्यादा होता है, भी कैमरा पे पता नहीं चलता, अभी कैमरा उल्टा उल्टा हो थोड़ा गया। रिएक्शन आ जाता है, लोग का मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारा जो उल्टा नेचुरल रिएक्शन है ना, घर में कोने कोने में कैमरा लगा दो और कंटेंट मिलेगा। नहीं, ये बात सही है, हमने एक बार सोचा भी। अच्छा, हमारे घर में नॉर्मल चलता रहता है कि मस्ती ना टोटल चलती रहती है मस्ती, तो वो कहीं ना कहीं फिर मतलब इनफैक्ट एक दिन मैंने कहा था, एक ब्लॉग था जिसमें इसने कोई गन लाया ये उस पे अमेज़न से, वो थी ना क्या नव गन। हाँ, तो वो मैंने कहा यार ये क्या चीज है, तुम क्या बच्चों वाली हरकतें खुद ही कर रहे खेलने हो? लग गए थे व्लॉग। गेम चल रही है वहाँ, शूटिंग कॉमेडी में, बंदे को हम AK-47 चलाते हैं, यहाँ बंदा नर्व गन चला रहा है और शूटिंग टारगेट प्रैक्टिस चल रही है यार। फिर एक और हुआ था, एक दिन पैंडेमिक चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने कहा चलो तुम दोनों को ना, इसको भी और डॉटर को भी दिखा दो। मैंने कहा तुम्हें आर्मी के ना मैं कुछ टास्क कराता हूँ, मैं खड़े हो जाओ और ना दोनों एक उंगली पकड़ लो सेंटर में और घूमते रहो चारों, तो मैं देखता हूँ कौन कितनी देर तक घूमता रहेगा। तो दोनों देर घूमने और जब खड़े हुए ना घूमियों करके घूम रहे थे पूरा, तो वो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट आल्सो कि भाई आप उसमें हो। एंड लॉकडाउन में ना बहुत लोग स्ट्रेस में थे, वो टाइम बड़ा मतलब ऐसा था कि भाई अगर कोई मेरे व्लॉग्स देख रहा था ना, मुझे पता है, और हम खुद जब शूट कर रहे थे ना, हम भूल जाते थे कि यार कोविड चल रहा है, और लोग जब व्लॉग देखते थे वो भूल जाते थे कोविड चल रहा है। तो वो खुशी हमें भी मिलती थी, और वो लॉकडाउन में खुशी लोगों को मिली, तभी फैमिली व्लॉग्स इतने चले। मेरी जो मानना है कि जितने भी सारे व्लॉगर्स आए हैं इसीलिए आए हैं बिकॉज जब हम शूट करते थे हमें लगता था यार आसपास कोई टेंशन नहीं है,
और जब लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको यार वो 10-12 मिनट ना लगता था कि यार कोई टेंशन नहीं है, जैसे कैमरा बंद हो हमारे लिए भी और उनके लिए टीवी बंद हो तो भाई हम यही सोचते थे कि यार बचना कैसे अगला दिन कैसे निकालना है बाहर। तो आई थिंक ये एक डिफिकल्ट टाइम भी था बट एक अच्छा टाइम भी था लोगों के लिए, सो दैट लोग खुश रह पाए थे बिकॉज ऑफ व्लॉग्स। इनफैक्ट कई बार ऐसे होता था कि करण कहता पापा अभी क्या है इसमें, किसी को कुछ हंसी नहीं आने वाली। मैं कहता देख मैं हंसी के मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ ठीक है ना, तो इट इज नॉट कि मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन हंसेगा कौन नहीं हंसेगा। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ लाइक अब तो करण ऑलरेडी यूट्यूब में प्रॉपर आ ही गया है कि बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला कि तुझे आर्मी वार्मी में जाना, या कभी आपने नहीं भाई सोचा? जाने नहीं दिया मैं तो। अच्छा जाना चाहते थे? मैंने पेपर दिया है, मैंने भाई मैं एसएसबी क्लियर हूँ, ये मैं अगर पता नहीं व्लॉग में बोला मैं एसएसबी क्लियर हूँ। तो फिर गए क्यों नहीं? सो मेरा भी बड़ा और सेम कहानी, ये चाहते थे आर्मी में जाऊँ और मुझे भी ना पहले सिविल लाइफ एंजॉय करनी थी। मेरे पापा रिटायर हुए हैं, थोड़ा बाहर की भी दुनिया देख ली, तो मैंने 12th के बाद डिसाइड कर लिया कि मैं कॉलेज वगैरह अपना एंजॉय करूँगा, एनडीए नहीं दूंगा, सीधा कॉलेज के बाद सीडीएस दूंगा। और यही प्लान था कि अगर पायलट या फिर अपना आर्मी में जाएंगे, या तो एयरफोर्स पायलट या आर्मी में। तो 12th कॉलेज ख़त्म करा, उसके बाद सीडीएस आया। पहले टेक्निकल एंट्री होता है 3rd ईयर में ना कॉलेज में आते हैं लोग, वो मेरा हुआ नहीं क्योंकि 12वीं में नंबर कम थे मेरे, ठीक है। तो उन्होंने ऑफिसर साहब ने देखा जी इसके नंबर कम है, ये क्या अचीवर बनेगा, तो रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने कहा अब सीडीएस ही बचता है। सीडीएस के बाद और भी ऑप्शन थे बट सीडीएस नेक्स्ट ऑप्शन था। सीडीएस का पेपर दिया, सीडीएस का पेपर क्लियर। उसके बाद ये कहता है एसएसबी जा, एसएसबी तू हुआ मतलब बोला तू आर्मी में नहीं जाएगा, तूने एसएसबी देनी दिया। सेम अंकल के फादर वाली सिचुएशन थी। नहीं इन्हें तो बताया नहीं था ना कि एसएसबी देने जा रहा, मैं तो बोला कि मैं एसएसबी देने जा रहा हूँ। कहते जाने दिया, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसे कैसे नहीं होगा? मैंने गया, मैंने खत्म करी, मेडिकल हुआ, मेडिकल में वेट का थोड़ा बहुत इशू आया, वो आपको टाइम मिलता है वेट रिड्यूस करने का ना। मैं वापस आया, कहते सिलेक्शन हो गया। मैं हाँ तेरा वेट का इशू है, थोड़ा बहुत वो करना है, वो हो जाएगा, नहीं जाना। मैं ऐसे कैसे जाना, तो क्लियर हो गया। तो भाई वो बड़ा कलेश हुआ, काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत कलेश हुआ, तो मैं आइडिया ड्रॉप करता हूँ, मैंने छोड़ो। आज कैसी फीलिंग आती है करण को देख के? भाई मैं खुद मेरे से पूछना, मैं कह रहा हूँ मैं खुश हूँ। मैं मतलब I would have loved to serve the nation but I am in a happy place because family साथ है। नहीं मैं बताता हूँ कि मतलब I know a lot of people will think कि भाई आप बोलते हो आपने अपने बेटे को जाने नहीं दिया। भाई मैं भी बेटा था, मैं गया था आर्मी में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे एक फियर रहता है फॉर लाइफ, रहता है वो रहता। तो ओनली रीजन मैं आई वुड हैव लव्ड यू नो कि ही वुड हैव सर्व्ड द नेशन। इनफैक्ट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन कि हर एक हिंदुस्तानी को कम से कम इजरायली आर्मी की तरह 5 साल आर्मी में सर्व करना चाहिए। बट पर भाई ये भी है ना, हमारी फैमिली में 2 जनरेशन ने आर्मी में सर्व करा, तो वो एक जो एक फैमिली, वो पापा जो कहते हैं ना कि हर किसी को सर्व करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक मोटिव फुलफिल हो गया था। पापा ने अपनी लाइफ के 21 यार अंकल ने तो किया ही है, बट आई थिंक आपने ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो गया था। बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो डैड का ये मानना है कि हर फैमिली से आर्मी में किसी ना किसी को कुछ साल सर्व करना चाहिए। तो मेरे दादाजी ने 26 साल सर्व करा, मेरे डैड ने 21 ईयर सर्विस, तो इट इज 47 ईयर्स ऑफ सर्विस इज अ वेरी बिग टाइम फॉर अ फैमिली। तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक थॉट था कि यार चलो ठीक है, आई थिंक अगर जो किस्मत में लिखा हुआ फैमिली चाहती है कि अब एक बेटा घर पे रहे, तो आई थिंक हाँ दैट इज गुड। मतलब इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। आपको कैसा लगता है आज करण को लाइक YouTube पे? आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड। यही तो मोटिव था। इनफैक्ट नो ये जवाब सुन रहा था। मैं मतलब मैंने शायद शुरू में जब इसने शुरू किया था तो मैंने उसके मन में 1-2 गालियां भी दी हूँ, ज्यादा दी, ठीक है, चलो वो ठीक है। बट आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी प्राउड दैट नॉट फॉर मेनी थिंग्स ही हैज मोटिवेटेड मेनी अदर पीपल। मतलब सो टुडे मोटिवेट कर, मैं तो बोला चैनल खोलो, टुडे आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। मतलब मैं जो था, मतलब could be because of army, could be because of मतलब आर्मी में एक पर्टिकुलर लाइफ आप रहते हैं। मेरा मन करता है कि मैं अपना नौकरी छोड़ दूं एंड आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, मीट पीपल। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। सो वेदर इट इज फॉर द यूथ गाइडेंस, अब ये मेरे को बहुत देर से मोटिवेट कर रहा है। अब देखो बेटा बाप को, फादर को मोटिवेट कर रहा है, इज अ वेरी बिग थिंग। अभी 3-4 दिन पहले ही टोल्ड मी कि पापा यू हैव टू स्टार्ट डूइंग मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग एसएसबी। अब बिकॉज मैं एसएसबी में देखता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ और 5 साल तो काफी लोगों को चीजें पता नहीं है एंड देयर वेरी, मतलब उनको ये नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत है बट उनको एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है।
नॉलेज और गाइडेंस नहीं। मैं एक छोटा सा मैसेज चाहूंगा ऑडियंस के लिए, ये ना कम्युनिटी पे पोस्ट भी आया था कि एसएसबी के बारे में बताओ कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है एक बार प्लीज। सो सिलेक्शन का प्रोसेस, क्योंकि मेरे को वहां से निकले हुए तकरीबन मैं एसएसबी में था 2000 से लेके 2006 तक, अबाउट 5 साल था। तो 2006 से लेकर के अभी मतलब 16 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। बट जनरली प्रोसीजर में एक फर्स्ट यू हैव द इनिशियल टेस्टिंग जो पहले आपका दिन होता है, और उसमें से कुछ लोग रखे जाते हैं, और स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पर आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है, और फिर उसमें एक, ये मतलब मैं 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे अभी पता नहीं है, बट जनरली आई थिंक वही चल रहा है। और उसमें फिर आपको उस पर आपको एक स्टोरी लिख के 15 लोगों का ग्रुप बना के उस पर डिस्कशन होता है। तो उस स्टेज 1 तो फटाफट खत्म हो जाता है, सुबह शुरू होता है, और उसके बाद देयर इज अ 3 और 4 डे प्रोसेस। उसमें आपको 3 स्टेजेस में आपको एक को 3 टेक्निक्स में आपको करते हैं। एक होता है ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक, जिसको जीटीओ कहते हैं। तो आपको देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस एक ग्रुप में कैसा है, कि अगर आप 10 लोगों में, कि आप कैसा उस ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद एक होता है साइकोलॉजिकल टेक्निक, वो आपको देखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस लेवल जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं। तो उसमें वेरियस रिटन टेस्ट होते हैं। एंड तीसरा होता है इंटरव्यू टेक्निक। तो तीनों टेक्निक्स में आपका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होता है, और उसका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन के बाद सबसे अच्छी बात इस एसएसबी की है जो लोगों को नहीं पता है, कि तीनों का जो आपका असेसमेंट है वो इंडिविजुअल असेसमेंट है, और वो फाइनल डे खाली मिलते हैं। और किसी को, ये तीनों असेसरों को, किसी को नहीं, असेसर्स को ये पता होता कि भाई कौन कैंडिडेट किसके पास है। तो जैसे मतलब आई थिंक एसएसबी इज द ओनली सिस्टम, एक्सेप्ट बीच में मतलब कोई हमने न्यूज में सुना था रिगार्डिंग कपूरथला, बट अदरवाइज एसएसबी में इज अ वेरी फेयर सिस्टम। तो जब एक इंडिविजुअल को आप 3 टेक्निक से या 3 तरीके से आप उसका असेसमेंट करते हैं, फिर फाइनल डे इंटरव्यू होता है, और उसके बाद उसमें, तो उसमें ये नहीं है कि तीनों असेसर अगर क्लियर करें तभी आप पास होते हैं। अगर 2 असेसर आपको एक बॉर्डर लाइन पे रखें और एक असेसर पास करे, तो देयर आर न्यूमरस कॉम्बिनेशंस व्हिच इज देयर। सो आई थिंक एसएसबी में जो भी ऑफिसर बना है उसका कैलिबर एक पर्टिकुलर लेवल का है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिजेक्ट हुआ है वो ठीक नहीं है। ही इज बेटर सूटेड फॉर सम अदर जॉब और फॉर समथिंग बेटर। तो उसको ये कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। वो हो सकता है उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो या कुछ हो, जिसके लिए आर्मी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड वो एक आधी चीज गलत भी समझ जाते हैं ऑफिसर्स, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो एसएसबी के लिए। क्योंकि आप गलत, कभी कोई गलत बात बोल देते हो, वो उनको नहीं, देयर आर आई थिंक आप कई एंट्रीज हैं, तो नॉर्मली मतलब हर एंट्री में आपको 3 बार जाना अलाउड है। इन्होंने, आपने एक बंदा क्लियर किया कितने टाइम्स के बाद? हाँ, सो इट वाज आई हैड क्लियर्ड दैट पर्सन ऑन 12th अटेम्प्ट। 12वां एसएसबी अटेम्प्ट था, उसने सारी एंट्रीज किया, तब भी ही गॉट एक्सेप्ट। लेकिन बंदे की हिम्मत थी नहीं, सो बंदे की हिम्मत के कारण तो मैंने दिया ही। लेकिन उसका एक मेजर कारण था, उसमें एक ड्रॉबैक था लड़का। आई डोंट नो इफ ही वाज सीइंग दिस ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट, तो उसको शायद पता याद हो, मेरे को नाम याद नहीं है। बट उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, उसका था कि भाई आर्मी ऑफिसर का बेटा था, और उसको था कि वो उसको कैजुअलनेस बहुत है कि अपने जूते उठा के भी नहीं रखेगा। फौज में वो डंडा मार के मैंने यही सोचा, मैंने कहा ट्रेनिंग में इसको अच्छा डंडा मिलेगा पड़ेगा, और उसके बाद he'll become मतलब he'll learn, because कुछ चीजें आप ट्रेन कर सकते हो। सो कर्नल साहब, करण भाई, कुछ जनता जागरण के क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने बोला था ना, हर बार रह जाते हैं। हाँ, इस बार मैं पूछूंगा। तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं आपके नाम भी इसमें बस 2 सवाल नहीं होने चाहिए। एक है हमारे मनमोहन मंदोक सर, ये हमेशा मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो इनका जो सवाल है, वैसे तो व्हाई करण डिड नॉट जॉइन आर्मी, तो ऑलरेडी इस पॉडकास्ट में वो आप जाके देख लेना। आपके वाला सेकंड वाला सवाल अच्छा है कि क्या करण भाई सेटिस्फाई हैं कि भाई YouTube से? सैटिस्फैक्शन 2 तरीकों से होती है, मॉनेटरी और नंबर्स। ठीक है, नंबर्स वाइज एंड ओवरऑल यूट्यूब वाइज। नंबर्स चलो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मेरे 1 मिलियन बहुत जल्दी हो, मॉनेटरी वाइज बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एंड रही बात एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का प्यार और जो खुशी, खुद जो चीज़ आप लोगों को ना, मतलब वो खुद को जो खुशी मिलती है ना चीज़ करने में, और लोगों को जो खुशी मिलती है, वो प्राइसलेस है। उसमें ना नंबर्स मैटर करते हैं ना पैसा मैटर करता है। चलो जी, आपको आपका जवाब मिल गया है मनमोहन सर। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर ये आपके लिए, हाउ
you will manage to be friendly with son and family and all the times like a cool dad? भाई नहीं थी ये पहले, मैं जवाब देता हूँ। नहीं वो ये सर सही के नहीं लिए cool, ये बोल देगा मैं कूल हूँ। भाई बहुत मार खाई है मैंने। ये तो कॉलेज के बाद जब इनको देखा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, या फिर या 12th तक ये स्ट्रिक्ट थे, 12th के बाद बोला बड़े हो गए अब जो करना करो। अब तो बट बहुत कूल डैड बन गए हो आप तो, उसके वो बताओ कैसे जनता जाग रहा ये सवाल पूछा है। अच्छा भाई का तो नाम ही अलग है, घोस्ट गेमिंग क्लब। घोस्ट गेमिंग क्लब भाई जब पेरेंट्स को लगता है ना तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, तुम अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो, तब वो अंकल को तो बोलने दो, ये सवाल अंकल के लिए है। हाँ अंकल का जवाब मेरे को था, मैं आई ओनली वांटेड और कि ना ही शुड बी मतलब ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो जहाँ पे भी मेरे को लगा कि मतलब शुरू में जहाँ मेरे को लगा कहीं पे मेरे को इस झूठ बोला गया है, तब मैंने खूब धुनाई करी है। अच्छा हाँ बेल्ट से भाई धुनाई मतलब सच्ची इतनी मोटी मोटी बेल्ट से खाई है मार। तो नहीं वो एक ही बार खाई है, बट दैट वाज झूठ कि बोलने भाई के लिए आपने खाई। रिजल्ट नहीं बताया, झूठ ठीक बोलने है। पे खाई है। बट एज अ कूल डैड आई थिंक दैट पेरेंट्स शुड बी फ्रेंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। आप उनको सब कुछ सिखाइए, बट मतलब आप उनको फ्रेंडली ट्रीट करेंगे। हाँ हर एक एज में, अभी तो ही इज नाउ 27-28 इयर्स ऑफ एज, तो अलग अलग एज का मैं बताता हूँ। शुरू में आपको गाइडेंस करनी पड़ेगी, और गलती करी है शुरू में एक बार समझाइए, दूसरी बार तीसरी बार फिर आपको उधेड़ दो, अगर आपको डंडा ही सूट करता है फिर आपको करना चाहिए। सो आदित्य राज जी पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरी इन आर्मी? वर्स्ट मेमोरी तो कुछ नहीं है, ट्रेनिंग वाज टफ, आई हैव ऑल वेरी गुड मेमोरीज। मतलब जो आज की तारीख में मैं हूँ वो आर्मी के कारण है, तो मैं आर्मी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। परफेक्ट। इनका एक सेकंड क्वेश्चन है जो पर्सनली मेरे को बड़ा अच्छा लगा, व्हाट आर द थिंग्स ही मिस नाउ फ्रॉम आर्मी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? नहीं नॉट एग्जैक्टली, गन इज नॉट, आई मिस जो मतलब जो लड़कों के साथ मैं रहता था, जिन लड़कों में ध्यान रखता था, जो मेरे साथ रहते थे, आई मिस दैट कंपनी। करण भाई के लिए सवाल है, करण भाई जी वैगन कब ले रहे हो? भाई जी वैगन ना मतलब यूट्यूब पे ना काफी लोगों को लगता है कि बस पैसा आ गया अगले दिन जाके गाड़ी ले आओ जो मर्जी। भाई हिसाब लगाना पड़ता है कि गाड़ी लेनी है लॉन्ग टर्म। यूट्यूब कल को अब 4 साल है 5 साल है, गाड़ी बहुत बड़ी लायबिलिटी है, तो सोच समझ के अगर कोई अच्छी डील मिलेगी। और मैं तो मतलब आई बिलीव कि व्हाट इज मेंट टू बी इज मेंट टू बी। अगर अपनी किस्मत में लिखा होगा कि जी वैगन आनी है तो उसके पैसे भी अरेंज हो जाएगा, उसका फंड्स भी अरेंज हो जाएगा और गाड़ी भी अरेंज हो जाएगी। फादर से मत मांगो। ये पूछा है तारुस अग्रवाल ने कि जहाँ पे आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सबसे ज्यादा डर फील हुआ हो या डर लगा हो आपको कोई? हाँ जब शुरू में ऑपरेशंस में गया हूँ तो मेरे को डर लगा है। मतलब आई थिंक पहले ऑपरेशंस में एक ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें हम लोग एम्बुश में बैठे थे, श्रीलंका की बात है, और अपना उसमें कुछ गाड़ियां गई, उनको मतलब हमारे को उनको पता चल गया कि हम वहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके बाद दो नॉर्मली हमें वो एम्बुश खाली कर देना चाहिए, बिकॉज आपकी पोजीशन पता चल गया है कि आप वहाँ बैठे हैं। बट क्योंकि वो जंगल एरिया था और अगर आप कहीं निकलते तो आपका एम्बुश हो जाता, तो हमने अपने आप को एक एरिया में दैट वाज क्वाइट मतलब बट मेरा जो पहला सबसे मतलब एक माइंड ब्लास्ट हुआ था मेरे लड़कों का, जिसमें वी लॉस्ट अबाउट 5 हमारे लड़कों का 3 टन और 200 kg का एक्सप्लोजिव था, और उसमें जब उनकी मेरे को बॉडी पार्ट्स हमें इकट्ठे करने पड़े, दैट वाज अ वेरी सैड मोमेंट एंड दैट वाज ऑब्वियसली यू फील मतलब आप उसको चाहे कह लीजिए कि डर लग रहा है या सैडनेस है, मतलब यू फील वेरी बैड। एक इंसिडेंट बताता हूँ, पापा छुट्टी पे घर आए थे, चाचू सोए, ये मेरी कहानी सुनी है मैंने, चाचू सोए हैं पापा सोए हैं, पापा आधी नींद में खड़े हुए चिल्लाने लग गए, अपनी बनियान फाड़ दी और चाचू डर गए कि यहाँ क्या हो। तो इतना माइंड आपका बाहर आने के बाद भी आप और ये मैं श्रीलंका से आया था, और मतलब तो वो आपको था कि मतलब आप मेंटली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब आप आते भी हैं उसके बाद भी आपकी माइंड में वो चीजें चल रही हैं कॉन्शियसली। 23-24 साल के बंदे का दिमाग में इतना स्ट्रेस, हम तो 28 साल में जाकर स्ट्रेस ले रहे, 23-24 में तो हम कुछ सोचते हैं, 23-24 में एक आई थिंक आई जस्ट से वन थिंग, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। नहीं आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम तो कुछ बोल ही रहे। लेकिन इसमें यही है कि मैं काफी यूथ देखता हूँ, मतलब डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटली एवरीबडी शुड बी वेरी स्ट्रांग। आप किसी चीज को ये मत लेके चलो कि आपको ये चीज नीचे ले जाएगी, आप उस चीज का खाली पॉजिटिव देखने की कोशिश करो कि इस चीज से मैं क्या सीख सकता हूं। आपको कोई जिंदगी में कोई भी चीज नीचे नहीं ले जा सकती, और ये मेरा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। मतलब
मतलब कि द यूथ हैज टू थिंक पॉजिटिव. द यूथ शुड नॉट थिंक कि मेरे को मतलब एनीथिंग, उसको लगे जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशन है आप उसमें से खाली पॉजिटिविटी ढूंढिए. हाँ, मेरे को ये आप सिचुएशन भी बताएंगे तो मैं आपको उसमें नेगेटिव में पॉजिटिविटी निकाल दूंगा. आप खुद भी निकाल सकते हो. थिंक बैठ के अगर आप सोचोगे तो हर चीज का एक पॉजिटिव साइड दिख जाएगा. ये जो भी आपने बताया ना, ये एक रोहन सक्सेना है जिन्होंने बोला था कि एनी मैसेज एडवाइस फॉर यूथ. आई थिंक इससे बढ़िया मैसेज मुझे लगता है कोई भी होगा. हर बुरी चीज में अगर कोई चीज होती है, अब जैसे मैं जब कर रहा था, मैं आई केम बैक टू जीरो आफ्टर 4 years जब मैं पीआर में था भाई, वो उसका हमने एक पॉजिटिव साइड सोचा कि यार ठीक है कुछ डिफरेंट करके देख लेते हैं. तो हर चीज का एक घूम फिर के ना आप ऑपोजिट आउटलुक देखो, उधर सूरज जरूर चमके. In fact, I think I will just add one thing that time he was broken from all sides. और I think इतना आदमी तोड़ने के बाद, अच्छा मैंने इसको कभी मतलब इनफैक्ट माय डॉटर यूज्ड टू कमेंट से कि पापा करण को आप देख रहे हो, मतलब माय डॉटर वाज गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम करण and you know academically she is very good, excellent. और हम जीरो. तो the point is नहीं, not zero but एकेडमिक there is something, नंबर तो कम थे, ये तो बात ही नहीं करी. 12th नंबर भाई मुश्किल से पास हुए. no, there is something called as practical intelligence and mentally strength, because mentally अगर आप strong हैं तो ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं. आपके लिए एक सवाल है, रोहन सक्सेना भाई ने भेजा मेरे को. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर सन ऑफ सोल्जर? व्हाट इज योर मैंने फीलिंग? बताया था ये टॉपिक. एक लाइन बता दो भाई. प्राउड. वो यूनिफॉर्म. आई थिंक दिस इज वो यूनिफॉर्म मतलब आप और हमारे मतलब जितने भी मेरे आर्मी में फ्रेंड्स होते थे सबका यही होता था. अपने फादर को देख के हमारा सबसे पहली बचपन से बड़े होकर में यही था कि क्या चीज़ बननी है, आर्मी ऑफिसर. 80% लोगों के मुंह से 80 का 90% लोगों के मुंह से ये निकलता कि भाई मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा. और अभी हम कारगिल गए थे ना, लेह लद्दाख गए थे. मेरे को तो ये सारी चीजें मैंने गुजरी हुई हैं. इनफैक्ट इतने सालों का आर्मी छोड़ने के बाद इसकी आंखों में जो चमक थी ना कारगिल वॉर मेमोरियल पे, वो मेरे को लग रहा था, मैंने कहा यार मैंने कहीं कि मेरे को इसको आर्मी में जाने देना चाहिए था. बट वो मतलब जो आदमी दिल से सोचता है ना, वो दैट इज हिज गुड क्वालिटी, यू नो, फॉर बीइंग अ सोल्जर्स, मतलब बिलोंगिंग टू अ सोल्जर्स फैमिली. सो मुझे नहीं लगता गौतम, शायद हम यहाँ 2 घंटे 3 घंटे भी बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं. स्टार्ट भी नहीं, मैं तो इसलिए शुरुआत ही नहीं करी है. क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट में हुआ क्या ना, 2 लोगों की कहानी है. 2 लोगों की कहानी है और वो भी डिफरेंट फील्ड से. तो एट लास्ट मैं ऐसा कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि आप आर्मी से हो, करण यूट्यूब से हो, 2 डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, लाइफस्टाइल्स हैं. तो आपने अपनी जर्नी थ्रू आउट यूट्यूब की क्या लर्निंग रही है, क्या क्या एज एन पर्सन चेंज हुआ है? सेम मैं आपसे चाहूंगा, आपने इतने साल हमारे नेशन को सर्व किया है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल एकदम सत नमन. हमारा इट इज माय ऑनर. नहीं सर, हमारा प्लेजर है कि आप आज हमारे सामने बैठे हो. तो जो आपने नेशन के लिए इतना साल अपनी सर्विस में दिए हैं, तो आपकी क्या लर्निंग रही है आर्मी से? तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों यूथ को कुछ ना कुछ एक ऐसा मैसेज देके जाओ आज के एपिसोड के थ्रू कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ऐड हो. भाई हम बचपन में सुनते थे कर्म कर फल की चिंता मत कर. यूट्यूब भी ऐसा है, व्यूज डालते जाओ. अब व्यूज का मत सोचो, व्लॉग्स डालते जाओ, कंटेंट डालते जाओ, अपने आप कहीं ना कहीं फल मिलेगा. और कोई भी काम करोगे भाई रिजल्ट कभी ना कभी मिलेगा. 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपको एक दिन घूम फिर के अच्छा रिवॉर्ड देगा. आई थिंक मैंने काफी कुछ मतलब काफी गाइडेंस स्पीच में दे दी, बट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट. हाँ, ये सबसे बड़ी एंड एक और चीज मैंने फादर से सीखी है जो मैं बोली नहीं अभी तक, कि अब हम ना 11th 12th में पढ़ने की एक्टिंग करते थे, कॉलेज में पढ़ने, पापा हम बहुत पढ़ाई करी, नंबर नहीं आ रहे. तो पापा ने एक चीज बोली थी कि बेटा तुम मुझे पागल नहीं बना रहे, ठीक है, तुम खुद को पागल बना रहे हो. और ये चीज आज के टाइम पे भी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे और कोई भी फील्ड में बहुत वैलिड है कि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, अपनी तसल्ली और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करो, ज्यादा खुश रहोगे. क्या बात बोली है भाई. 1000 रुपए पेटीएम कर. हर बंदा पेटीएम लेके जा रहा. मैं तो ये लगता बंद ही करना पड़ेगा ये. तो कैसा लग रहा है, मतलब हमने, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से प्लान की था सारी चीजें कि ऐसे ऐसे जाना चाहिए, बट गया नहीं, प्लानिंग के वो गया नहीं. और जो नेचुरल निकल के आया ना, आई थिंक इससे बेस्ट ना कुछ नहीं हो सकता. पार्ट 2 पार्ट 3 मांगेंगे लोग. एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि
मेरे दिल में बड़ा मन में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भरा हुआ है। पापा भी 2 घंटे और बुलवाओ, उनका पार्ट पता है अंकल, सही बता रहा हूँ मैं, मेरा प्लान ये था कि मैं ना स्पेशली एक शूट आपके साथ में करूंगा, पर ये हमारे भाई आपने भी बोला ना बड़े भाई को फोन कर लो, बड़े भाई को फोन कर लो, ये नहीं आए, ये सारा लेट कर दिया। तो मेरा मन है कि ठीक है, जिंदगी में सब कुछ हो गया, रैंक हो गया, पैसा हो गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया। अब एक YouTube चैनल शुरू करना है। नहीं, YouTube चैनल नहीं, मेरा मकसद उस हिसाब से नहीं है। मेरा मकसद है कि इनफैक्ट मैं अपना फोन नंबर भी एक आउट करने वाला हूँ, विच विल बी ओनली बी एन एडवाइजरी टू एनीबॉडी, कि आप जो जो आदमी जिंदगी में तंग है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ सीखना चाहता है, मेरा ये बड़ा मन है कि टू डू दिस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर भगवान ने चाहा तो ये जरूर करना है। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो स्पेशली विद अंकल, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बोलेंगे पार्ट 2 भी चाहिए, पार्ट 3 भी चाहिए। हाँ तो बना देंगे ना। अभी तो श्रीलंका की कहानी नहीं हुई, अभी तो मुझे ये तो कहानी मैं और भी है जो मैं खुद भी बता सकता हूँ, इनकी जो मुझे सुनाई है वो तो अलग है। वो तो अलग है ना, ये वाला हम ना सेकंड पार्ट में 110% करेंगे अंकल, इनफैक्ट और उसमें इसको नहीं बुलाएंगे। मुझे भैया डायरेक्टर बनाया, मैं डायरेक्टर। अब मेरे बारे में थोड़ी बहुत तारीफ कर दो, चैनल को तुम बोल दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, रिसर्च और ये सब चीज़ें करना एक चीज़ है, बट देन पॉडकास्ट में जो शांत माहौल बनाना है ना, वो भाई ने बहुत अच्छे से बना लिया है। एंड आई थिंक पॉडकास्ट गेम इज गोना गो, अगली बार ऐसे वो होने चाहिए लोगन पॉल जैसे ना, बढ़िया ऐसे डीप साउंड वाले माइक होने चाहिए कि सिर्फ भारी आवाज में हम बोले। इनफैक्ट परम के मैंने पॉडकास्ट पहले वाले देखे हैं एंड दे वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक अच्छी चीज सूट कर रही है, पर्सनालिटी को मैच करना चाहिए। पर्सनालिटी को, भाई की पर्सनालिटी को बहुत सारी चीजें मैच करते हैं, हमारे को सिर्फ कुछ करती है। नहीं, अगला व्लॉग चैनल भी आ जाएगा, BU व्लॉग्स। शायद पता नहीं, मैं बना नहीं पाऊंगा बट पता नहीं, कोई ना, गुड़गांव में हम इतने व्लॉगर हो गए, एक और हाँ एक कैमरा में और लगा लेता हूँ। नहीं वो भी, ये शुरू में जब इसने पहली बार कैमरा पकड़ा था, तो पहली बार वीडियो किया था, तो ये भी सोच रहा था बोलने के लिए। अरे पर इनको तो अब हमारे टाइम तो आसपास कोई व्लॉगर नहीं होता था, अब सारे तो हम व्लॉगर ही हैं। रात को सारे एक ही बचा है, बाकी सारे जितने साथ हैं लोग, एक बचा है उसको बचा रहने दो, वरना फिर ऐसे क्वालिटी कंटेंट कहाँ से आएंगे। ये मत सोचना कि व्लॉगिंग में क्वालिटी नहीं देते भाई, हम भी पॉडकास्ट शुरू करें। वाह बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी चीजें करके, है ना। तो अंकल को थैंक यू बोलते हैं ना, अंकल यही थंबनेल ले। हम तो 10 मिनट दूर से आए, अंकल 1 घंटा दूर से, 1 घंटा दूर से। डन, चलो पैकअप। ऐसा तो नहीं कर रहा।